ओके, नमस्कार आप सभी को। स्वागत वर्चुअल क्लास एग्रीकल्चर की में 11th क्लास के एग्रीकल्चर क्लास में आपका अभिनंदन। मैं आपको अध्याय 2 जो मौसम और जलवायु से संबंधित है, उसमें जलवायु और मौसम के घटक हैं, इनके बारे में बता रहा था। हम लोगों ने अब तक प्रकाश या सौर ऊर्जा, तापमान, आर्द्रता, जल और जल वाष्प, इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। ये पौधे की वृद्धि के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं और किन किन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये भाग लेते हैं और इनके कम और ज़्यादा और अधिकतम होने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया मैंने आपको। वर्षा जल में मैंने आपको सामयिक वर्षा के बारे में बताया था और असमय वर्षा के बारे में बताया था। सामयिक वर्षा में मैंने ये बताया था कि यदि समय पे बारिश होती है तो बीज का अंकुरण वगैरह भी ठीक रहता है। एक कहावत भी है कि यदि 8वें दिन बारिश यदि होती रहती है तो फसल आसानी से पकती है। मतलब जैसे आप जानते हैं कि लगातार बारिश न हो, लगातार बारिश होने से जल भराव आ जाता है, जलाक्रांत स्थिति आ जाती है। एक निश्चित अंतराल से बारिश का होना फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सामयिक वर्षा क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छी बुवाई हो जाती है, अंकुरण हो जाता है, समय पे पौधे को जल की उपलब्धता होती रहती है, तो फसल के पकने में भी ठीक रहता है। असमय बारिश के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यदि असमय बारिश होती है तो निराई गुड़ाई में भी दिक्कत रहती है, फसलें सड़ भी जाती है, फसलें गिर भी जाती है और पानी भर जाता है, तो जलाक्रांत मृदा होती है, तो बहुत सारा नुकसान है। इसलिए इसके उपाय भी बताए थे मैंने आपको कि पानी के अंदर ट्रेंच निकालने के लिए ट्रेंच बना देने चाहिए या एक स्थान पे ऐसा व्यवस्था कर देनी चाहिए कि यहाँ पानी निकल के इकट्ठा हो जाए, बाद में काम भी आ जाए। आज हम इससे आगे बढ़कर जो बिंदु देखेंगे वो है अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि यानी भारी बरसात, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए। एक तो असमय वर्षा हुई है और ये बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए। समय पे हुई है बरसात, समय पे हुई है, असमय नहीं हुई है। लेकिन ये बरसात यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए? तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ की, अति भी किसी चीज़ की जो होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी नुकसानदेह है। यदि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फसलें नीचे गिर जाती है। फसलों के अंदर जैसे परागण के समय आती है तो उसके पराग कण गिर जाते हैं और जिस समय बीज अंकुरण हो रहा है उसमें बरसात हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो बीज का अंकुरण भी बराबर नहीं होता है। और फिर मैंने बताया कि जल भराव हो जाता है, जलाक्रांत मृदा हो जाती है, तो पौधे को जो मूत्रों में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस तरह से अतिवृष्टि, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं, वो भी खराब है। इसमें मृदा का अपरदन भी हो जाता है, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहकर चली जा सकती है ना। तो ये सारी बातें बहुत जरूरी है। अब एक बिंदु और है जिसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले अतिवृष्टि से हम अपने आप को कैसे बचाएं। अतिवृष्टि से हम कैसे बचाएं कि जैसे फसलें नीचे गिर गई है तो या स्तंभन करके फसलों को सीधा खड़ा करें, फसलों को बांधें, उसको गिरने से बचाएं। और अतिवृष्टि से जब पानी ज़्यादा आ गया है तो पानी को निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि फसल हमारी प्रभावित नहीं हो। अब हम बात करते हैं अनावृष्टि की। अनावृष्टि में क्या होता है कि जल जितना हमारे को चाहिए उतना बरसता नहीं है, और जल हमारे को जितना चाहिए उतना बरसता नहीं है, तो हमारा अंकुरण प्रभावित होता है, हमारा जल धारण, मृदा की जल धारण क्षमता जो है वो नहीं रहती है, तो हम फसल उसमें प्रॉपर उगा नहीं पाते हैं। फिर हमारे को बाहर से सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अनावृष्टि
यानी कि अकाल, ये है बाढ़, बहुत ज्यादा पानी आ जाए। अनावृष्टि यानी पानी की कमी हो जाए, तो भी दोनों स्थितियां वो ठीक नहीं है। ऐसे समय में हमारे क्या करना चाहिए? हमारे को शुष्क खेती अपनानी चाहिए, या ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो कम पानी में पनपती हो, ऐसी फसलें बोनी चाहिए, या ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो कम समय में तैयार हो जाती हो। ठीक है। और हमारे को अनावृष्टि हुई है तो हमारे को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ानी चाहिए। मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे को खाद बीज काम में लेने चाहिए, जिससे मृदा के अंदर नमी बनी रहे। मृदा की नमी को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कब? अनावृष्टि में। ठीक है। अब हम आपको एक और बिंदु जो मौसम या जलवायु के घटक के रूप में है वो बताता हूं। वो है पवन या हवाएं। अब आप जानते हैं कि हवाएं जो है किस तरह से, हवा की दिशा, हवा की दिशा, हवा का वेग, ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवा यदि तेज है यानी कि आंधी अंधड़ है, और हवा की दिशा जिधर हमने एक दिशा में यदि हवा चलती रहेगी तो जो फसल है उसमें इस प्रकार से वामनता आ जाएगी। इसलिए हवा भी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है, महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करती है। हवा का यदि वेग तेज होगा तो फसलें गिर जाएगी, फसलें धराशायी हो जाएगी। और आंधी अंधड़ है तो फसलें उखड़ भी जाएगी। गिर जाना और उखड़ जाना दोनों अलग बात है। गिर जाना ठीक है, फिर है उखड़ जाना। हाँ, तो हवा पौधों पे क्या प्रभाव डालती है? हवा से पौधों में एक तो वामनता आ जाती है, हवा की दिशा की वजह से पौधों में वामनता आ जाती है। और हवा बहुत ज्यादा रहेगी तो शुष्कता भी आ जाएगी। उसका जाइलम है, ये इसकी जाइलम से पानी निकल जाएगा, फिर फसलें गिर जाती है, फसलें उखड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इस हवा की दिशा और हवा के वेग को फसल के निमित्त अपने अनुसार एडजस्ट करें। कैसे करें? हम वायुरोधी वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं। ये वायु के आवेग को, वेग को थोड़े समय के लिए, जिस समय आप लगा रहे हैं उस समय ये आपको रोक देगा। मैंने आपको ये भी बताया है, नहीं बताया, कि जैसे ठंडी हवाएं भी चलती है और गर्म हवाएं भी चलती है, जिसको लू भी बोलते हैं। तो ठंडी हवाएं भी पौधे को प्रभावित करती है, गर्म हवाएं भी पौधे प्रभावित करती है। लू है तो ताप घात से भी पौधे को बचाना है। ताप घात से पौधों को बचाना। उसके बाद जैसे पौधा गिर गया है तो स्तंभन कीजिए आप। स्तंभन करके पौधे को सीधा खड़ा करें। इसके अलावा आप कुछ हेज भी बनाइए, बाड़बंदी, मेड़बंदी जिसको कहते हैं। फसलों के, मुख्य फसलों के चारों ओर मुख्य
फसलों के चारों ओर हेज या मेड़बंदी, ऐसा करके भी आप इसके हवा के बहाव को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बचाव जो है आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा कुष्मांडी कुल या कुकुरबिटा कुल के पौधे कुकुरबिटेसी कुल के पौधों को लगाना है आपको। ये क्या करेंगे, लू से फसल को बचाएंगे। तो अब मैंने आपको ये 5 वायुमंडलीय तत्वों के बारे में जानकारी दी, प्रकाश के बारे में, ताप के बारे में, वर्षा के बारे में और हवाओं के बारे में। ये किस प्रकार से हमारी फसल को प्रभावित करती है ये बताया मैंने आपको, और उसके बाद में उसका हम किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं ये बताया। किसान को 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है बेटा, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि हम जो तत्व देख रहे हैं उस तत्व की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए। जैसे आपने बारिश देखी, बारिश में मैंने 4 चीज़ें बताई आपको। एक तो सामयिक बारिश, समय पे कोई चीज़ हो रही है और हमारे अनुसार हो रही है तो वो हमारे लिए अनुकूल है, फायदेमंद है। जैसे ताप का बताया मैंने आपको, तो तापमान में मैंने आपको बताया एक तो निम्नतम तापमान, एक उच्चतम तापमान, एक अनुकूलतम तापमान। तो हमारे को क्या चाहिए, अनुकूलतम तापमान चाहिए। और ये तापमान जैविक क्रियाओं को किस प्रकार से, मेटाबॉलिक क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है ये बताया मैंने। इस तरह से प्रकाश के बारे में बताया मैंने आपको। उसी तरह से मैंने आर्द्रता और जल है इसके बारे में बताया। वायु में नमी बनी रहती है या मृदा की जल धारण क्षमता बनी रहती है ये बताया। और जल के दूसरे स्वरूप बताए मैंने, द्रव स्वरूप और ठोस स्वरूप, जिसमें जल का संग्रहण होता है वो पौधे के लिए किस प्रकार से हानिकारक है और किस प्रकार से पौधे की स्वस्थ वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसे ओलावृष्टि मैंने बताई आपको। उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि असमय बरसात हो रही है, जब जरूरत नहीं है और बरसात हो रही है, या बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ के रूप में आ रही है, या बारिश बिल्कुल कम हो रही है यानी कि अकाल के रूप में आ रही है। तो इस तरह से ये जो बातें हैं इसका हम प्रबंधन कैसे करें, इसको मैनेज तो करना ही है ना। प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारा तो बस चलता ही नहीं है। वायुमंडल और मौसम और जलवायु जो भी ये हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर किसान का कोई बस नहीं है। अब किसान अपने आप को अपनी जो फसल ले रहा है, जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी लेकर के वो कैसे उसको चलाए, खेत को किस प्रकार से उसका प्रबंधन करे कि उसको कम से कम नुकसान हो। नुकसान थोड़ा बहुत तो होगा, यदि अनावृष्टि है तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, यदि अतिवृष्टि है तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, यदि तेज हवाएं चल रही है, आधी अंधड़ है, तो बट नेचुरल उसके अंदर उसको इफेक्ट तो फसल पे आएगा। लेकिन यदि हमारे को इनके बारे में जानकारी हो अच्छी तरह से, इनके बारे में हम वेल अवेयर रहें, हमारे को भविष्यवाणी का पहले पता पड़े या किस तरह से हो, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड को कम करके फसलों को कम नुकसान में ला सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई। जैसे मैंने बताया कि शुष्क खेती करें, कम पानी पे पनपने वाली फसलों को लगाएं, कम समय में तैयार होने वाली फसलों को लगाएं, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाएं। तो ये चीज़ें हमारे को मालूम होनी चाहिए। ये चीज़ें यदि हमारे को मालूम होगी तो हम इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। जैसे हवा की दिशा जो है पौधे में वामनता लाती है, तो हम हवा की दिशा को रोकने का प्रयास करें। हवा का वेग है बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने का प्रयास करें। वायुरोधी फसल लगाएं। जैसे ठंडी हवा है या गर्म हवा है, लू है,
तो कुकुर बिटेसी कुल के पौधों को लगाएं, ठीक है। या ठंडी हवाएं वगैरह चल रही है तो मुख्य फसलों के चारों ओर हेज या मेड़बंदी करें। यदि फसलें गिर जाती है तो हम स्तंभन करके पौधों को सीधा खड़ा करें। ये सारे चीजें हमारे को करनी है। तो इसके साथ मैंने आपको आज ये जो तत्व थे इन सब की मैंने आपको जानकारी दे दी है। एक तत्व और भी रहता है जो मैं ले लेता हूं, उसके बाद हमारे पास रहेंगे ये दाब या दबाव, प्रेशर। अब अलग अलग जगह पे वायुमंडलीय दाब है, वो अलग अलग प्रकार से पौधे को प्रभावित करता है, फसलों को प्रभावित करता है। तो दाब जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन संतुलन तथा अन्य बिंदु हैं वो मैनेज होते हैं। इसलिए हमारे को ये भी ध्यान में रखना है, वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब जो है इसी से ही चक्रवात का निर्माण होता है। और वायुमंडलीय दाब के कारण तूफान आते हैं, चक्रवात बनता है। तो किसान को ये जो तत्व है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और इसकी जानकारी मौसम विभाग द्वारा समय समय पर दी जाती है और उसके लिए हम लोगों को पूर्व प्रबंधन भी करने होते हैं। वायुमंडलीय दाब वैसे प्रत्यक्ष रूप से तो फसल को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये यदि चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए तो फसल गिर जाती है, फसल उखड़ जाती है। चक्रवात से जो तटीय क्षेत्र हैं उसके ऊपर जो उगाने वाली फसलें हैं वो भी प्रभावित होती है। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 बातें थी, इसके बारे में मैंने आपको बताई। अब हम ये जानकारियां लेने के लिए हमारे पास कुछ मौसम की जानकारी देने वाले, मौसम की जानकारी देने वाले उपकरणों के बारे में आपको बताएंगे। ये अपना इस पाठ का अंतिम बिंदु है। तो पहला जो है दाब नापने का, दाब मापन। दूसरा है ताप मापन। तीसरा है वर्षा मापन। और चौथा है आर्द्रता मापन। तो इसमें काम आएगी दाब मापी, हाँ, इसमें काम आएगी ताप मापी, इसमें काम आएगी वर्षा मापी, इसमें काम आएगी आर्द्रता मापी और पांचवा है वायु वेग। तो वायु दिग्दर्शक यंत्र। ये मैं आपको नेक्स्ट टर्न में बताऊंगा। आप इसको ध्यान में रख लीजिए कि मौसम की जानकारी देने वाले उपकरणों के बारे में अब आपको नेक्स्ट टर्न में बताया जाएगा। और ये जब आपने सब चीज़ें देख ली है पहले कि किस प्रकार से ये हमारे फसलों को प्रभावित करते हैं तत्व, वायुमंडलीय तत्व, और अब इन वायुमंडलीय तत्वों की हमारे को जानकारी कैसे मिलेगी कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल है या न्यूनतम है। इसको हमारे पास ये यंत्र है, इसके द्वारा इनको दाब को नापते हैं दाब मापी से, ताप को नापते हैं ताप मापी से। अलग अलग ताप मापियाँ होंगी, मैं आपको बताऊंगा। और वर्षा को वर्षा मापी से नापा जाता है, आर्द्रता को आर्द्रता मापी से नापा जाएगा और वायु वेग को वायु दिग्दर्शक यंत्र द्वारा, और वायु की दिशा जो है वायु सूचक तंत्र है उससे नापते हैं। ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमारे को आप बताते रहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।